नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं संदीप ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारा खास वीकली शो कंपनी नामा, जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं खबरों का इस हफ्ते का सिलसिला। पहली खबर, 11 सितंबर यानी सोमवार को अदानी समूह के ज्यादातर शेयरों में उछाल देखने को मिला। खबर यह थी कि गौतम अदानी के नेतृत्व में प्रोमोटर ग्रुप ने समूह की 2 लिस्टेड कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अदानी पोर्ट्स में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी करीब 63% से बढ़ाकर 65.23% कर ली है। इसी तरह ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस में हिस्सेदारी 69.87% से बढ़ाकर 71.93% हो गई है। पिछले महीने प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में 67.65% से बढ़ाकर करीब 70% पर की थी। 11 सितंबर को जब यह खबर आई तो अदानी ग्रुप के शेयरों में 2 से लेकर 10% तक की तेजी के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली थी। 12 सितंबर को खबर आई कि अदानी मामले पर सेबी की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में कहा गया है कि सेबी ने अपनी जांच में अदानी मामले पर 2014 में आई DRI की जांच रिपोर्ट को नजरअंदाज किया है। याचिकाकर्ता ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये जानकारी दी है। सेबी की जांच को लेकर ये आरोप लगाया गया है। 12 सितंबर को जब ये खबर आई तो अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स के शेयर में 2.25 से 3.25% तक की गिरावट देखने को मिली थी। 13 सितंबर को खबर आई कि अदानी ग्रुप को लेकर सेबी की जांच के मामले में नया मोड़ आ गया है। अदानी ग्रुप के साथ काम कर चुके पूर्व कॉन्ट्रैक्टर अजय कुमार अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर सेबी की जांच में सहयोग की मांग की है। कॉन्ट्रैक्टर ने अपने आवेदन में कहा कि उसने अदानी ग्रुप के साथ काम किया है और वो अदानी ग्रुप की एक कंपनी से दूसरी कंपनी को हुए फंड ट्रांसफर का गवाह है। साथ ही खबर यह भी थी कि सुप्रीम कोर्ट में अदानी मामले पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। 13 सितंबर को अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स के शेयर 2.25 से 3% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। 14 सितंबर को खबर आई कि अदानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी ANIL को एक प्रमुख इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिला है। ये सर्टिफिकेशन मिलने की वजह से अब अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्लोबल मार्केट के लिए 5.2 मेगावाट सीरीज के टरबाइन जनरेटर्स का उत्पादन शुरू कर पाएगी। दूसरी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL इस हफ्ते 3 खबरों के चलते फोकस में रही। पहली ये कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी गीगा स्केल बैटरी कारखाने की शुरुआत करने की टाइमलाइन 2 साल आगे बढ़ा दी है। पहले के 2024 के मुकाबले अब इसकी टाइमलाइन को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि रिलायंस ने अपने कारोबार के किसी टाइमलाइन या टारगेट में बदलाव किया हो। 11 सितंबर को RIL का शेयर 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 12 सितंबर को खबर आई कि प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी RRVL में अतिरिक्त 1/4% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 2069 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस डील के मुताबिक RRVL में 8.36 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर निवेश किया गया है, जिसके बाद KKR की RRVL में हिस्सेदारी बढ़कर 1.42% हो जाएगी, जो पहले 1.17% थी। 12 सितंबर को RIL का शेयर 1.5% की गिरावट के साथ 2437 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 13 सितंबर को खबर आई कि RRVL की करीब $1.5 अरब का फंड जुटाने के लिए अपने मौजूदा निवेशकों से बातचीत कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर के अंत तक कंपनी की कुल $3.5 अरब जुटाने की योजना है और इसी योजना के तहत कंपनी सिंगापुर, अबू धाबी, सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड से फिलहाल $1.5 अरब जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। तीसरी खबर, टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने इस हफ्ते इंटेल के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत ये कंपनी लैपटॉप और माइक्रो PC डेवलप करेगी। ये उत्पाद कंपनी की ओर से अपने खुद के ब्रांड स्मार्ट के तहत डेवलप किए जाएंगे। 11 सितंबर यानी कि सोमवार को जब ये खबर आई तो उसके बाद ITI के शेयर में 20% का ऊपरी सर्किट लग गया था और शेयर 149 रुपये 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, 11 सितंबर यानी सोमवार को रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग के IPO में जारी शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग अच्छी रही है। 98 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले NSE पर यह शेयर 123 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर के भाव पर खुला। वहीं BSE पर शेयर करीब 31% के प्रीमियम के साथ 129 रुपये पर लिस्ट हुआ। इस IPO को रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था, जिस वजह से लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली। यह IPO कुल 94 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसके जरिए कंपनी ने कुल
65 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। लेकिन इस शेयर ने एक इतिहास भी रचा है और वो ये है कि आईपीओ ने सेबी की ओर से बनाए गए लिस्टिंग के T+3 के नए नियम के तहत लिस्ट होने वाली ये पहली कंपनी बन गई है। पहले दिन के कारोबार की समाप्ति पर शेयर 32% की बढ़त के साथ 129 रुपये 35 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, 11 सितंबर को ही ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स के आईपीओ की भी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग काफी सुस्त रही थी। 441 रुपये प्रति शेयर के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर यह शेयर 460 रुपये 5 पैसे के स्तर पर खुला, यानी कि इशू प्राइस से 4.3% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी। हालांकि इस आईपीओ को रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था, पर उसके बावजूद लिस्टिंग पर कोई फायरवर्क्स नहीं देखने को मिले। यह आईपीओ कुल 31.65 गुना सब्सक्राइब हुआ था। लिस्टिंग भले ही सुस्त रही, पर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के 10 लाख और क्वांट म्यूचुअल फंड ने ब्लॉक डील्स के जरिए इस कंपनी के 4 लाख शेयर खरीदे हैं। 11 सितंबर को कारोबार के अंत पर ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का शेयर लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले बिना बदलाव के एकदम सपाट बंद हुआ था। छठी खबर, सोमवार 11 सितंबर को श्याम मेटालिक्स का ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल संस्थागत निवेशकों के लिए खुला था, जिसको काफी शानदार रिस्पांस मिला। ओएफएस में संस्थागत निवेशकों का हिस्सा कुल 359% भरा था। इस ओएफएस के जरिए कंपनी की 2 प्रमोटर एंटिटीज ने 1 करोड़ 30 लाख शेयर बेचे हैं, जो कि 5.11% हिस्से के बराबर हैं, जिससे इन दोनों एंटिटीज को 538 करोड़ रुपए की रकम मिली है। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 414 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि बीते शुक्रवार की 467 रुपये 80 पैसे की क्लोजिंग से करीब 11% के डिस्काउंट पर था। 12 सितंबर को रिटेल निवेशकों के लिए खुले इस ओएफएस को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, क्योंकि रिटेल का कोटा सिर्फ 71.25% ही भरा। दरअसल जून अंत तक प्रोमोटर्स की इस कंपनी में कुल 88.35% हिस्सेदारी थी और मार्केट रेगुलेटर सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए यह हिस्सेदारी बेची गई या तो फिर ओएफएस लाया गया था। फ्लोर प्राइस करीब 11% के डिस्काउंट पर होने के चलते 11 सितंबर को श्याम मेटालिक्स का शेयर 4% की कमजोरी के साथ 448 रुपये 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। सातवीं खबर, देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर इस हफ्ते एक अच्छी खबर आई। अच्छी खबर यह है कि मार्च तिमाही के लिए कंपनी स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज यानी एसयूसी और लाइसेंस फीस से जुड़ी बकाया रकम के 50% हिस्से का भुगतान कर चुकी है। यही नहीं, कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी को यह भी कहा है कि जून तिमाही की 90% बकाया राशि को चरणों में ब्याज समेत चुका दिया जाएगा। हालांकि नकदी की किल्लत से जूझ रही इस कंपनी को पूंजी जुटाने में अभी तक भी सफलता हाथ नहीं लगी है। पर खबर आने के बाद 11 सितंबर को कंपनी के शेयर में 10% तक का उछाल देखने को मिला और शेयर ने इंटरडे में 11 रुपये 55 पैसे का 52 वीक हाई भी छुआ था। आठवीं खबर, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी एल&टी ने अपने बायबैक का प्राइस बढ़ाने की घोषणा की है। बायबैक का प्राइस पहले के 3000 रुपये प्रति शेयर से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है। एल&टी पहली कंपनी नहीं है जिसने बायबैक के प्राइस को बढ़ाया है। इससे पहले बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ओर से भी बायबैक के शेयर प्राइस को बढ़ा दिया गया था, यानी कि बायबैक का प्राइस बढ़ाने वाली ये दूसरी कंपनी है। 11 सितंबर तक बीते एक महीने में एल&टी के शेयर ने करीब 12% का उछाल दर्ज किया था, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कंपनी करीब 10,000 करोड़ रुपए के शेयरों का बायबैक करेगी। इस खबर के चलते मंगलवार 12 सितंबर को कमजोर बाजार में भी एल&टी का शेयर करीब 4% की बढ़त के साथ 2,998 रुपये की नई ऊंचाई तक पहुंच गया था। नौवीं खबर, एल&टी ग्रुप की एनबीएफसी कंपनी एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स में मंगलवार 12 सितंबर को बेन कैपिटल की ओर से ब्लॉक डील के जरिए 7 करोड़ शेयर बेचे गए। 130 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर 2.82% हिस्सेदारी बेची गई है, जो कि बीसी इन्वेस्टमेंट 6 और बीसी एशिया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स की ओर से की गई है। आपको बता दें कि जून अंत तक बेन कैपिटल के पास एल&टी फाइनेंस का करीब 4% हिस्सा था। एक्सचेंज पर मौजूद जानकारी के मुताबिक इस ब्लॉक डील में बीएनपी पारिबा आर्बिट्राज ने 3 करोड़ 63 लाख शेयर और एसबीआई लाइफ ने कंपनी के 1 करोड़ 46 लाख शेयर खरीदे हैं। 12 सितंबर को ब्लॉक डील के बाद एल&टी फाइनेंस का शेयर करीब 3% की गिरावट के साथ 126 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक के लिए इस हफ्ते बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की ओर से एक अच्छी खबर आई। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को 3 साल के लिए दोबारा नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी 4 अक्टूबर से लागू होगी। संदीप बख्शी की रीअपॉइंटमेंट 3 अक्टूबर 2026 तक लागू होगी। 12 सितंबर को कमजोर बाजार में भी आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 1% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 989 रुपये 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 11वीं खबर,
आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम बिरला ओपस ब्रांड के नाम से पेंट कारोबार में उतरने जा रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही से कारोबार लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी ने इसके लिए हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में प्लांट लगाए हैं। ग्रासिम की ओर से पेंट कारोबार को सेटअप करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की कमिटमेंट की गई है। 15 सितंबर को जब यह खबर आई तो ग्रासिम का शेयर 2% की मजबूती के साथ 1,970 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 12वीं खबर, वाडिया समूह की टेक्सटाइल और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी बॉम्बे डाइंग ने मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी करीब 22 एकड़ की जमीन को बेचने की घोषणा की है। ये जमीन जापानी कंपनी सुमिटोमो रियल्टी एंड डेवलपमेंट को 5,200 करोड़ रुपए की रकम में बेची गई है। यह डील मुंबई के सबसे बड़े जमीन सौदों में से एक मानी जा रही है। इस डील से मिली रकम से 3,650 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी के कर्ज भुगतान के लिए किया जाएगा। कर्ज भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त यानी कि डेट फ्री हो जाएगी। यही कारण था कि 14 सितंबर को शेयर में दिन के दौरान 20% का ऊपरी सर्किट लग गया था और शेयर ने 168 रुपये 60 पैसे का 52 वीक हाई भी बनाया था। हालांकि बीते 5 दिन में ये शेयर एकदम सपाट ही रहा है। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए और पहली खबर की ओर चलते हैं। लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट का शेयर पूरे हफ्ते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट स्विस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो 15 सितंबर तक क्रेडिट स्विस को बकाया केस का $5 लाख का भुगतान करने का प्रमाण जमा करें या अगली सुनवाई तक जेल जाने के लिए तैयार रहें। यही नहीं, उन्हें डिफॉल्ट अमाउंट का $10 लाख भी चुकाने के लिए कहा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। 11 सितंबर को स्पाइसजेट का शेयर करीब 3% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 12 सितंबर को खबर आई कि स्पाइसजेट ने काल एयरवेज और उसके प्रमोटर कलानिधि मारन को 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में एयरलाइन से कहा था कि वो 10 सितंबर तक मारन और काल एयरवेज को 100 करोड़ रुपए का भुगतान करे। करीब 380 करोड़ रुपए के आर्बिट्रल अवार्ड के एक मामले में स्पाइसजेट को यह भुगतान करना पड़ा है। 15 सितंबर को खबर आई कि स्पाइसजेट ने क्रेडिट स्विस को पूरे $15 लाख का भुगतान कर दिया है। जब यह खबर आई तो 15 सितंबर को स्पाइसजेट का शेयर करीब 0.5% की बढ़त लेकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयर में इस हफ्ते 2 अलग अलग खबरों के चलते दोनों तरफ का मूव देखने को मिला। सोमवार 11 सितंबर को यह खबर आई कि आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज ने एक मामले में कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की धारा 7 के तहत मामला दायर किया है। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज के मुताबिक इस कंपनी ने करीब 228 करोड़ रुपए के कर्ज भुगतान पर डिफॉल्ट किया है। 11 सितंबर को जब यह खबर आई तो कॉफी डे एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 15% की बड़ी गिरावट के साथ 45 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 13 सितंबर को खबर आई कि कॉफी डे ग्लोबल ने इंसॉल्वेंसी मुकदमे के तहत अपने एक लेंडर इंडसइंड बैंक के साथ मामला निपटा लिया है। इस खबर की वजह से बुधवार 13 सितंबर को कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयर में 20% का ऊपरी सर्किट लग गया था और शेयर 51 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, फार्मा सेक्टर की कंपनी नेटको फार्मा के लिए इस हफ्ते एक खराब खबर आई है। खबर यह है कि यूएस में कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है, एक लॉ सूट फाइल की गई है। ये मुकदमा लुसियाना हेल्थ सर्विस की ओर से किया गया है, जिसमें कई सारी कंपनियों के नाम शामिल हैं और उसमें से नेटको फार्मा भी एक है। दरअसल ये मुकदमा पोमेलिडोमाइड को लेकर है, जो कि एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। 11 सितंबर को जब ये खबर आई तो नेटको फार्मा का शेयर 8% की गिरावट के साथ 811 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया तो आगे बढ़ रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को रिजर्व बैंक की परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक की तरफ से विनिवेश प्रक्रिया में किसी तरह की छूट दिए जाने की उम्मीद नहीं है। मौजूदा प्रक्रिया के तहत रिजर्व बैंक की तरफ से आईडीबीआई बैंक को किसी मौजूदा बैंक को बेचे जाने पर आपत्ति जताई जा सकती है। आईडीबीआई बैंक के लिए कोटक महिंद्रा बैंक और सीएसबी बैंक यानी कैथलिक सीरियन बैंक की प्रमोटर कंपनी फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग ने आवेदन किया है। 12 सितंबर को जब यह खबर आई, आईडीबीआई बैंक का शेयर 6% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 65 रुपये 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी वीआरएल ने हांगकांग में निवेशकों के साथ हुई बैठक में अपने कर्ज की मियाद को 3 साल के लिए बढ़ाने की मांग की है। कंपनी ने अपने 2024 और 2025 में चुकाए जाने वाले बॉन्ड्स के पेमेंट को 2027 तक टालने पर विचार विमर्श किया है।
12 सितंबर को जब ये खबर आई तो वेदांता का शेयर करीब 3% की गिरावट के साथ 231 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। 13 सितंबर को खबर ये थी कि कंपनी के प्रमोटर अनिल अग्रवाल ने कहा है कि जाम्बिया की कॉन्कोला कॉपर खदान को जायज़ वैल्यूएशन पर लंदन की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड से भारतीय इकाई वेदांता लिमिटेड में ट्रांसफर किया जाएगा। पिछले हफ्ते ही जाम्बिया की सरकार वेदांता रिसोर्सेज को कॉन्कोला कॉपर माइन ट्रांसफर करने पर राजी हुई थी। जाम्बिया की सरकार की इस माइन में 20% हिस्सेदारी है। 13 सितंबर को वेदांता का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ 233 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 15 सितंबर को खबर आई कि कर्ज की दिक्कतों के चलते रेटिंग एजेंसी S&P ने VRL की रेटिंग घटाने की चेतावनी जारी की है। 15 सितंबर को जब ये रेटिंग डाउनग्रेड की चेतावनी की खबर आई तो शेयर करीब ½ चढ़कर 237 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, हवाई जहाज़ों के लिए इंजन बनाने वाली कंपनी प्रैट एंड विटनी के इंजनों की खराबी दुनिया भर की एविएशन कंपनियों पर भारी पड़ सकती है। इंजनों में खराबी की वजह से भारत की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बन चुकी इंडिगो को अपने कई जहाज ग्राउंडेड करने पड़े हैं। उड़ानें संचालित रखने के लिए इंडिगो सेकेंडरी मार्केट से जहाज लीज पर लेने की योजना बना रही है। 13 सितंबर को जब ये खबर आई तो इंडिगो का शेयर करीब 2% की गिरावट के साथ 2,444 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। लेकिन 14 सितंबर को खबर आई कि एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कंपनी को 11 A320 फैमिली प्लेन्स को वेट लीज करने की मंजूरी भी दे दी है। सातवीं खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल पर दूरसंचार विभाग यानी DOT की फौरी देनदारियां यानी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज 5 साल में 2 गुना से ज़्यादा हो चुकी हैं। कंपनी पर देनदारियों में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। 2018 में कंपनी पर DOT की फौरी देनदारी 4,100 करोड़ रुपए पर हुआ करती थी, जो 2023 में बढ़कर 11,500 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि 13 सितंबर को जब ये खबर आई तो भारतीय एयरटेल का शेयर 0.3% की मजबूती के साथ 915 रुपये के करीब जाकर बंद हुआ था। आठवीं खबर, जी सोनी मर्जर केस में अब एक्सिस फाइनेंस भी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनक्लेट पहुंच गई है। एक्सिस फाइनेंस ने याचिका दायर कर जी सोनी मर्जर को NCLT की मंजूरी का विरोध किया है। आपको बता दें कि एक्सिस फाइनेंस दूसरी कंपनी है जिसने जी सोनी मर्जर को NCLT की ओर से मंजूरी दिए जाने के फैसले के खिलाफ एनक्लेट में याचिका दाखिल की है। इससे पहले IDBI बैंक ने जी सोनी मर्जर पर NCLT के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बारे में हमने आपको कंपनी नामा के पिछले एपिसोड में अपडेट किया भी था। आपको बता दें कि NCLT ने 10 अगस्त को जी सोनी मर्जर को मंजूरी दी थी। बीते 5 दिन में जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 0.2% के आसपास गिर चुका है। 9वीं खबर, 14 सितंबर को जेट एयरवेज का शेयर 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि मुंबई की स्पेशल PMLA कोर्ट ने जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को मिली न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। उनकी कस्टडी 14 सितंबर को खत्म हो रही थी। इसके अलावा इस कंपनी के कर्ज समाधान के लिए सफल बोली लगाने वाले जलान कैलरॉक कंसोर्टियम यानी JKC की इस साल के अंत तक कंपनी का कंट्रोल लेने की योजना है, मंशा है। इसके लिए JKC ने बैंकों से रेगुलेटरी प्रोसेस पूरा करने के लिए भी कह दिया है। बैंकों को होने वाले 350 करोड़ रुपए के भुगतान में से 31 अगस्त को 100 करोड़ रुपए अदा कर दिए जा चुके हैं और 30 सितंबर तक 100 करोड़ रुपए की रकम और चुकाई जाएगी। 14 सितंबर को जेट एयरवेज का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, देश की दिग्गज फार्मा कंपनियों में से एक सिप्ला की प्रमोटर फैमिली की हिस्सेदारी बेचने का मामला 1 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन टारगेट को लेकर अधर में लटकता दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के फाउंडर प्रति शेयर 1,350 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, जो कि बाजार कीमत से करीब 10% ज़्यादा है, 10% ऊपर है। आपको बता दें कि सिप्ला की प्रमोटर फैमिली के पास कंपनी की करीब 33.5% हिस्सेदारी है, जिसको खरीदने की दौड़ में टोरेंट फार्मा सबसे आगे है। 15 सितंबर को सिप्ला का शेयर मजबूत बाजार में भी मामूली बढ़त के साथ ही बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। सऊदी अरब भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए भारत में एक सॉवरेन वेल्थ फंड ऑफिस बनाएगा। इसके अलावा सऊदी सरकार वेंचर कैपिटल के जरिए भी कई भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करने की तैयारी कर रही है। सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल फली ने ये जानकारी साझा की है। दूसरी खबर, एडटेक कंपनी बायजूस ने सबको चौंकाते हुए पूरा $1.2 अरब का लोन अगले 6 महीने के अंदर चुकाने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी ने अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी विदेशी इकाइयों एपिक और ग्रेट लर्निंग को बेचने की
योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक बायजूस अपने कर्जदाताओं के साथ संपर्क में रही है और उसने उनके समक्ष अपने विदेशी कारोबारों की बिक्री के जरिए उनका पूरा कर्ज लौटाने का प्रस्ताव रखा है। बायजूस ने यह लोन अगले 6 महीने के अंदर चुकाने का प्रस्ताव रखा है। पिछले 1 साल से कंपनी और इसके कर्ज देने वाले बैंकों के बीच लोन चुकाने को लेकर टकराव चल रहा है। अभी तक हुई कई दौर की बातचीत विफल ही रही है। 13 सितंबर को खबर आई कि बायजूस के कुछ लेंडर्स ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेंडर्स ने आरोप लगाए हैं कि बायजूस ने चुपके से कभी अमेरिका के मियामी से संचालित हो रहे एक हेज फंड में करीब 53.3 करोड़ डॉलर की रकम रखी है। यही नहीं, ये भी आरोप है कि बायजूस ने पिछले साल करीब 50 करोड़ डॉलर की रकम कैमशाफ्ट कैपिटल फंड को ट्रांसफर भी की है। तीसरी खबर, अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस भारत में अपना कामकाज बंद कर रही है। कंपनी के खिलाफ भारत और अमेरिका में जांच चल रही है। इस कंपनी ने एक ईमेल के जरिए अपने ग्राहकों को ये जानकारी साझा की है कि 25 सितंबर के बाद ये भारत में किसी तरह की सेवा नहीं देंगी। आपको बता दें कि कॉइनबेस ने अप्रैल 2022 में इंडिया में अपना कारोबार लॉन्च किया था, जिसमें यूपीआई के इस्तेमाल से क्रिप्टो खरीदने का विकल्प दिया गया था। हालांकि कुछ दिन बाद ही यूपीआई सेवा को बंद भी कर दिया गया था। कॉइनबेस 2 भारतीय क्रिप्टो यूनिकॉर्न्स कॉइनस्विच कुबेर और कॉइनडीसीएक्स में निवेशक भी है। चौथी खबर, डिजिटल पेमेंट कंपनी रेजर पे ने अपने पेमेंट कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बिलमी को खरीद लिया है। उस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। रेजर पे की ओर से शुरुआत से लेकर अब तक ये 8वीं कंपनी है जिसका अधिग्रहण किया गया है। तो ये था कॉर्पोरेट और स्टार्टअप से जुड़ा बीते कारोबारी हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा होगा और इससे कॉर्पोरेट के साथ साथ स्टार्टअप जगत की तमाम बड़ी खबरें आपको पता चल गई होगी। आपको इस शो में और क्या देखना है, क्या देखना चाहते हैं, आपका फीडबैक, अपनी राय हमारे साथ जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।